आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। भारत पाकिस्तान जंग के संदर्भ में की गई टिप्पणी और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह से प्रेस ब्रीफिंग कराने को लेकर फेसबुक पर पोस्ट करने वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को ज़िला और सत्र न्यायालय सोनीपत हरियाणा ने 14 दिन के लिए यानी 27 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। हरियाणा महिला आयोग की शिकायत के आधार पर प्रोफेसर खान पर एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि हरियाणा की सोनीपत पुलिस ने जठेड़ी गांव के सरपंच और भाजपा के सदस्य योगेश की शिकायत के आधार पर यह गिरफ्तारी की थी। हरियाणा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 1B, 197 1C और 152 और 299 के तहत प्रोफेसर अली खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अशोका यूनिवर्सिटी के आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर अली खान ने अमेरिका के एमहर्स्ट कॉलेज से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने सीरिया की दमिश्क यूनिवर्सिटी से एमफिल किया। उन्होंने इस दौरान न केवल सीरिया बल्कि लेबनान, मिस्र और यमन की यात्रा की, साथ ही ईरान और इराक में भी कुछ वक्त गुजारा। उन्होंने अपनी पीएचडी इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की है। संडे को अशोका यूनिवर्सिटी फैकल्टी एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी की निंदा की और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को बिना आधार और अस्वीकार यानी ग्राउंडलेस और अनटेनेबल बताया। फैकल्टी एसोसिएशन ने अपने सहयोगी के समर्थन की घोषणा करते हुए उन्हें विश्वविद्यालय समुदाय का एक अमूल्य सदस्य, एक निहायत ही जिम्मेदार नागरिक और अपने स्टूडेंट्स का भरोसेमंद दोस्त भी बताया। महमूदाबाद की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मामला सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ के सामने उठाया था। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने महमूदाबाद पर लगे आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम यानी एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है। बेंच ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को आदेश दिया कि वो 22 मई 2025 तक एसआईटी का गठन करें। जस्टिस कांत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सलाह दी कि वो पुलिस को आगे कोई एफआईआर दर्ज न करने की सलाह दें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन चल रही जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दलील के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट से कोई सांप्रदायिक तनाव पैदा नहीं हुआ, जैसा कि एफआईआर में आरोप लगाया गया है। उन्होंने बेंच को यह भी अवगत कराया कि प्रोफेसर महमूदाबाद की पत्नी 9वें महीने की गर्भवती हैं। महमूदाबाद को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता यानी प्रोफेसर खान कोई भी ऑनलाइन पोस्ट या लेख नहीं लिख सकते और अपने पहले के कथित विवादित पोस्ट को लेकर कोई भी मौखिक बयान नहीं दे सकते हैं, यानी मीडिया वगैरह को संबोधित भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही उन्हें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई भी राय देने से रोक दिया गया है। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनीपत के पास जमा करने को कहा गया है। अब सवाल उठता है कि ये कैसी अंतरिम जमानत है, जहां बिना कोई ठोस मामला बने इतनी पाबंदियां लगा दी गई हैं। पासपोर्ट जमा करना तो समझ से परे वाली बात है। क्या ऐसा लगता है कि एक प्रोफेसर अपने इस लेख के लिए देश छोड़कर भाग जाएगा? क्या यह आदिकालीन या पाषाण दौर का इंसाफ नहीं लगता, जहां न्याय एक फसाड यानी दिखावा भर बनकर रह गया है? अब आइए बात करते हैं कि आखिर फेसबुक पर प्रोफेसर खान ने ऐसा क्या लिख दिया था जिससे एक तूफान सा खड़ा हो गया। 8 मई को की गई पोस्ट में प्रोफेसर अली खान ने लिखा था, इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, ये देखकर वो खुश हैं, लेकिन ये लोग शायद इसी तरह से मॉब लिंचिंग के पीड़ितों, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और बीजेपी के नफरत फैलाने के शिकार लोगों को लेकर भी आवाज उठा सकते हैं
कि इन लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर सुरक्षा दी जाए। प्रोफेसर अली खान ने कहा, 2 महिला सैनिकों के जरिए जानकारी देने का नजरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस नजरिए को हकीकत में बदलना चाहिए, नहीं तो यह केवल एक पाखंड है। हालांकि प्रोफेसर अली खान ने अपने इसी पोस्ट में भारत की विविधता की भी तारीफ की। उन्होंने लिखा, सरकार जो दिखाने की कोशिश कर रही है उसकी तुलना में आम मुसलमानों के सामने जमीनी हकीकत अलग है। लेकिन साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की प्रेस ब्रीफिंग से पता चलता है कि भारत अपनी विविधता में एकजुट है और एक विचार के रूप में पूरी तरह से मरा नहीं है। प्रोफेसर अली खान ने अपनी पोस्ट के आखिर में तिरंगे के साथ जय हिंद भी लिखा। अब समझ नहीं आता कि इसमें महिला विरोधी चीज आखिर है कहां। इसी को लेकर हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया पत्रकार के सवाल पर मिमियाती नजर आई जब पत्रकार ने प्रोफेसर खान की पोस्ट को महिला विरोधी साबित करने को लेकर सवाल पूछा। सुनिए। चीज है जो प्रोफेसर खान ने बोली है, जिसकी बिना पर आपने कंप्लेन की है, जो एक एफआईआर हो गई और अब प्रोफेसर खान सेडिशन के चार्ज में है। एक बार क्या मैम बताइए। हाँ एक बार बोलिए। इंतजार कर रहे हैं मैम। ऑडियो आवाज नहीं आ रही मैम? आपको आवाज आ रही है मैम? आ रही है, आ रही है, अब आ रही है, आ रही है मैम? बताइए। जी 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 बताइए, वो कौन सी 2 लाइन है? क्या पूछा? जी आ रही है मैम, वही पूछ रही हूँ जो पहले कम से कम 6 बार पूछ चुकी हूँ। कौन सी वो लाइनें हैं जो एंटी नेशनल हैं, जो एंटी वुमेन है, दैट इंसल्ट दीज वुमेन, कि इनको बोला गया कि इनके फेसेस पेंटेड हैं, या जो भी आप कहने की कोशिश कर रही थी, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, समझा दीजिए। इंसल्टिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन सिटिंग वो कहां पर है मैम? वो मॉडेस्टी कहां इंसल्ट हुई है? कौन सी लाइन है बताइए मैम। I have read Mr. Ali's statement on Colonel Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh is insulting on their structure as sitting मैम, वो officers लाइनें कौन सी हैं? I understand you find them insulting. You feel that they have violated the modesty of these 2 brilliant officers. अब वो कौन सी लाइनें हैं? क्योंकि मैंने आप ही की लाइनें पढ़ी हैं। क्या बोला है मैम? Ali calls Preeti ji, Ali calls the officers as act of mere optics and the nation's address to illusory. In his मैम कहाँ बोला है? कहाँ बोला है? For me, the press conference was just a fleeting glimpse. नहीं है इसमें। And illusion. मैम कहाँ बोला है? क्योंकि जो आप कह रही हैं वो मुझे दिख नहीं रहा है, जो आप ही ने भेजी हैं जो पंक्तियां ना। आपको इसमें नहीं दिख रहा है? मैम मुझे दिखा दीजिए, मैंने तो 3 बार पढ़ दिया। इंस्टा स्टोरी है जो उसने लिखा, नहीं आपको उसमें नहीं दिखा? मैम कहाँ पे? मैम देखिए, आपको उसमें नहीं दिखा? मैम देखिए, दिस अ प्रोसीजर। आप इस प्रोसीजर को मुझसे ज्यादा समझती हैं। हरियाणा कमीशन ऑफ वुमेन ने 2 पंक्तियां भेजी थी पुलिस को, जिसकी बिना पे उन्होंने कंप्लेन की। मैं वही पंक्तियां पढ़ रही हूँ। मुझे ताज्जुब है आपको क्यों नहीं दिख रहा। Ali calls the officers act as my optics and nation's address is as illusory. Why? Why? वो तो नहीं कह रहे हैं। In his statement, the gravity of his words cannot be seen in vacuum. The gravity of his words cannot be seen in vacuum. Ma'am, gravity of what words? Based. Why a man can say, by no stretch of immigration can an academian. Hello, can you hear me, Preeti ji? मैम मेरे को बिल्कुल सुनाई दे रहा है। मैम वो कौन सी 2 लाइनें हैं जो आप बोल रहे हो कि he has, मुझे समझ नहीं आ रहा मैम। चलिए मैम ये छोड़ते हैं। ये पहली बात है, आपने दूसरी बार उन्हें बोला। दूसरी चीज जो आपने बोली, चलिए इसके बारे में थोड़े बाद में विचार करते हैं। जो दूसरी चीज आपने बोला एंटी नेशनल। मैम मॉब लिंचिंग के बारे में बात करना, बुलडोजिंग के बारे में बात करना एंटी नेशनल कैसे हो गया? आपने, क्योंकि आपने मॉब लिंचिंग बोला, मैंने नहीं बोला। नहीं कहा, ऑपरेशन सिंदूर में ये वाली बात करना, बुलडोजर और मॉब लिंचिंग कहाँ हो रही थी? डेमोक्रेटिक राइट है, लोग बहुत सारी बकवास करते हैं, करने दीजिए। मॉब लिंचिंग हुई नहीं? वो कहाँ बोला? हम नहीं मना करते डेमोक्रेसी के लिए। हमने कहा आर्टिकल 19 के अनुसार यू हैव राइट टू स्पीच, बट
Don't you think you have a few restrictions? Don't you think that? मैम बताइए, चलिए मैं फिर ये पोस्ट धार्मिक द्वेष कैसे फैला रही है और ये भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को कैसे खतरे में डाल रही है, क्योंकि एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 का भी जिक्र है। पुलिस ऐसी शिकायत के आधार पर कार्रवाई कैसे कर सकती है? अरे गिरफ्तारी होनी ही थी तो मध्य प्रदेश के उस मंत्री विजय शाह की होनी चाहिए थी जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा था। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की फटकार और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बावजूद उस मंत्री के खिलाफ मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो फिर यह दोहरापन क्यों? क्या देश का कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही लागू होता है? बीजेपी और आरएसएस के बदजुबान नेता मंत्री कुछ भी कहते फिरें, मुसलमानों को गालियां दें, उन्हें मारे पीटें, उनके घरों को बुलडोजर से ढहा दें, उन्हें काटने और पाकिस्तान भाग जाने की धमकियां दें, लेकिन ऐसे लोगों का बाल भी बांका नहीं होता, क्योंकि सरकार उनकी है, कानून और पुलिस उनकी जेब में है। क्या प्रोफेसर ने जो कहा वो बीजेपी की कार्यप्रणाली से मेल नहीं खाता कि जहां एक तरफ बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के लिए मुस्लिम कर्नल सोफिया कुरैशी और जाटो समाज की बेटी विंग कमांडर वेविका सिंह को संकट की बेला में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपती है, वहीं जब देश में मुसलमानों और दलितों के सम्मान की बात आती है तो यही बीजेपी के मंत्री और नेता इस समाज के लोगों को नीचा दिखाने, अपमानित करने और जलील करने का ही काम करते नजर आते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति सीजेआई बी.आर. गवई ने संविधान के तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच आपसी सम्मान की जरूरत को लेकर एक सख्त बयान दिया है। मुंबई में मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद अपनी पहली यात्रा के दौरान न्यायमूर्ति गवई ने निराशा व्यक्त की कि महाराष्ट्र के शीर्ष अधिकारी, मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई पुलिस आयुक्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे। उन्होंने साफ किया कि भले ही उन्हें प्रोटोकॉल से खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह के व्यवहार से न्यायपालिका के प्रति संस्थागत सम्मान पर सवाल जरूर उठते हैं। पार्लमेंटला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करण्याची पॉवर तर आहेतच, परंतु जो मूळ गाभा आहे, जो बेसिक स्ट्रक्चर आहे, त्याला पार्लमेंट हात लावू शकत नाही. नायदर ज्युडिशियरी नॉर एक्झिक्युटिव्ह नॉर द पार्लमेंट आर सुप्रीम, बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज सुप्रीम. 14 मई 2025 को बी.आर. गवई ने बतौर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश शपथ ली। चीफ जस्टिस गवई ने अपने पहले ही भाषण में स्पष्ट कर दिया कि देश का संविधान ही सुप्रीम है। मुंबई में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में गवई ने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जस्टिस गवई के संविधान को सुप्रीम बताने वाले बयान के बाद चर्चा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान की। बस एक महीने पहले वक्फ संशोधन की सुनवाई के बाद धनखड़ का बयान आया था कि कैसे देश में संसद ही सुप्रीम है। आइए सुनते हैं जस्टिस गवई का मराठी में दिया वो भाषण जिसमें उन्होंने संविधान को सुप्रीम कहा। मागच्या 75 वर्षाची कुठल्याही राज्यघटनेकरता 75 वर्षाची वाटचाल ही काही खूप मोठी कालखंड नाही आहे, परंतु या 75 वर्षाच्या कालखंडामध्ये मी निश्चितपणे सांगू शकतो की भारताच्या ज्या लोकशाहीचे जे 3 स्तंभ आहेत ते म्हणजे विधिपालिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांनी निश्चितच आपल्या घटनेला अभिप्रेत असलेला आर्थिक आणि सामाजिक न्याय देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केलेले आहेत। ओकसाहेबांनी उल्लेख केला केशवानंद भारतीच्या जजमेंटचा। केशवानंद भारतीच्या जजमेंटनी बेसिक स्ट्रक्चरची संकल्पना आणली। प्रश्नच नाही की बेसिक स्ट्रक्चर
च्या संकल्पनेमुळे आज आपला देश एक मजबूत आहे आणि तिन्ही ज्या विंग्स आहेत त्या तिन्ही जे स्तंभ आहेत ते आपापल्या जे त्यांना दिलेले स्पियर्स आहेत त्यामध्ये काम करण्याचा प्रयत्न करतात. आणि केशवानंद भारतीचा वर्डिक्ट हा आला की पार्लमेंटला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करण्याची पॉवर तर आहेतच, परंतु ते जो मूळ गाभा आहे, जो बेसिक स्ट्रक्चर आहे, त्याला पार्लमेंट हात लावू शकत नाही. मग ते सुप्रिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आहे, त्यानंतर द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉवर, पार्लमेंट, लेजिस्लेचर, ज्युडिशियरी अँड एक्झिक्युटिव्ह, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, असे अनेक आहेत ते पुढे इव्हॉल्व होत गेले. आणि म्हणून ज्यावेळेला एका ठिकाणी मला विचारण्यात आलं की सध्या जो वाद चालू आहे की कॉन्स्टिट्यूशन ज्युडिशियरी सुप्रीम आहे की एक्झिक्युटिव्ह सुप्रीम आहे, त्यावेळेला म्हटलं मी की नायदर ज्युडिशियरी नॉर एक्झिक्युटिव्ह नॉर द पार्लमेंट आर सुप्रीम, बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which is supreme, and all the three wings of the Constitution are required to work as per the Constitution. तो सुना आपने, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार जरूर है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नहीं छू सकती. उन्होंने बुलडोजर न्याय के संदर्भ में कहा कि आवास का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है और कानून का पालन होना चाहिए. गवई ने यह भी कहा कि वो सौभाग्यशाली है कि उन्हें तब मुख्य न्यायाधीश बनने का मौका मिला जब संविधान 75 वर्ष पूरे कर रहा है और अपनी शताब्दी की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने मणिपुर की हालिया यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने वहां के दोनों समुदायों को भरोसा दिलाया कि देश उनके साथ है और उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा. इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों ने भी महाराष्ट्र बार की संवैधानिक विकास में भूमिका की सराहना की. बता दें कि जस्टिस गवई न्यायाधीश बनने के बाद पहली बार अपने गृह राज्य महाराष्ट्र लौटे थे. इसके बावजूद महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने उनसे मुलाकात नहीं की. सीजेआई ने इस बात पर नाराजगी जताई. अब देखते हैं वो क्षण जब सीजेआई गवई ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ ली. मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा. भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा. तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा. तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा.
याद रहे कि सीजेआई बौद्ध समुदाय से आने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश हैं और वो इस ओहदे तक पहुंचने वाले दूसरे दलित हैं। ऐसे में इन दो महिला नेत्रियों को दिया गया सम्मान कहीं एक पाखंड न साबित हो, सिर्फ दिखावे भर के लिए इन्हें ये इज्जत बख्शी गई हो, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी इसका उल्टा ही करती नजर आती है। देश के किसी भी कोने में कोई भी कट्टरपंथी छाप बीजेपी, आरएसएस या कोई भी हिंदुत्ववादी धड़ा, समूह या व्यक्ति किसी मुस्लिम या दलित को किसी चौराहे पर धमकाते, गालियां देते या मारते पीटते देखा जा सकता है। इसी को लेकर तो प्रोफेसर ने संदेह जाहिर किया था। इसमें आखिर गलत क्या है? अगर इतना कहने भर से गिरफ्तारियां होने लगे तो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी यानी सब समाज का कोई भी इंसान अपने आप को देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो साफ साफ जुबान पर ताला बंदी है, जहां लिखने, पढ़ने और बोलने की आजादी पर पहरा हो और किसी को भी उठाकर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। उसी तरह क्या उमर खालिद और शर्जील इमाम का गुनाह इतना बड़ा था कि उन्हें अनंत काल तक जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है? और हमारी न्यायपालिका की इंसाफ की देवी अब आंखों पर बिना पट्टी बांधे अपनी नंगो आंखों से इंसाफ का कत्ल होते बस देखे ही जा रही है। क्या इनका गुनाह बस इतना नहीं है कि ये एक मुसलमान है? क्या खुमचे, रेहड़ी, दूध, पंक्चर, पशुपालक, दुकानदार, ढाबा, होटल चलाने वाला मुसलमान मारा पीटा जाएगा और टाई कोट वाला मुसलमान सुरक्षित बचा रह पाएगा? ऐसा नहीं है। घर जलेंगे तो आंच देश के कथित एलीट क्लास के मुसलमानों तक भी पहुंचेगी। क्या प्रोफेसर खान जैसे लोग एलीट क्लास के मुसलमान नहीं हैं? लेकिन हुआ क्या? क्या ये बच पाए? इसलिए देश का गरीब मुसलमान अगर प्रताड़ित किया जाएगा तो धनाढ्य यानी दौलतमंद और मालदार मुसलमान भी नहीं बचेगा। और यह भी सच है, क्या बीजेपी देश के 20 करोड़ मुसलमानों का नरसंहार कर जड़ से सफाया कर सकती है? यह कभी मुमकिन हो नहीं सकता। ऐसे में एक ही रास्ता है, हिंदू धर्मावलंबी समझें और मुसलमान को उसकी मजहबी मान्यताओं के तहत एक इंसान तस्लीम करें, तभी देश में इत्तेहाद की पावन गंगा बह सकती है। वरना देश इसी तरह के भूचाल का शिकार बना रहेगा। और जाते जाते यही कहना चाहता हूं कि रवीश कुमार, अजित अंजुम, अवसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, संकेत उपाध्याय और सौरभ शुक्ला जैसे स्वतंत्र यूट्यूबर भी महफूज रही, जिनकी कोशिश होती है कि सत्य की खोज की जाए और खबर व विश्लेषण को एक पैनी धार दी जाए। बहरहाल हम सत्य की तलाश में अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और जालिम के जुल्म और सितम के बावजूद अपने होठों को सिलकर नहीं बैठेंगे। हक की बात आप तक पहुंचाने की हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। जय हिंद।